पुश और पुल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है, उसकी शेप को चेंज करता है या उसकी साइज को चेंज करता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स दो तरह से काम कर सकता है, पहला कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। तो नाम से पता चल रहा है जैसे कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स का मीनिंग ये हुआ कि इस फोर्स को होने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से भी अपने रूम में से कोई ऑब्जेक्ट को पिकअप करना है तो आपको उसे टच करना पड़ेगा, तो ये जो फोर्स आपने उसके ऊपर लगाया, या किसी ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे पुश करना है या पुल करना है तो उसको आपको टच करना पड़ेगा, तो उसको पुश या पुल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और जो दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है उसके लिए आपको किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक निकल एंड कोबाल्ट को, आयरन को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो अर्थ के ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ मूव कर रहा है। या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है इस प्रकार से। तो ये फोर्स हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है और नॉन कांटेक्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जैसे आपके पास ये मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब हम मसल्स से जो फोर्स लगाते हैं वो कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट एग्जाम्पल आपको दे दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि फोर्स दो टाइप से हो सकता है, फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और फोर्स नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और अगर फोर्स नेगेटिव है तो मतलब कैसा है, वो रिपल्सिव है। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इजीली समझ सकते हो। जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो फोर्स आएगा वो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंटू नेगेटिव चार्ज मतलब प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, तो रिजल्ट हमारा किसका है, माइनस का। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और अगर कोई फोर्स रिपल्सिव है तो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छे से समझ लो। देखो कूलम्ब्स लॉ आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। मैं पहले कंसिडर करता हूं Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव हैं। Q1 और Q2 क्या है, दोनों नेगेटिव हैं, मतलब सिमिलर चार्ज हैं। आपको पता है सिमिलर चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर मैं Q1 और Q2 का इस फॉर्मूले में अगर प्रोडक्ट निकालता हूं तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आया रिजल्ट कैसा है, रिपल्सिव। या फिर मान लो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है, और हमारा फोर्स कैसा रहेगा, फोर्स रिपल्सिव रहेगा। अगर मैं एक चार्ज को नेगेटिव मान लूं और दूसरे चार्ज को क्या मान लूं, पॉजिटिव मान ले, ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये जो रिजल्ट आएगा इस केस में वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, तो जो फोर्स का जो नेचर है वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो फोर्स है प्लस और माइनस का फोर्स भी हो सकता है। और फोर्स जो होता है ध्यान रखना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट फोर्स के जो इफेक्ट्स थे, फोर्स क्या क्या इफेक्ट्स कर सकता है, तो इफेक्ट्स क्या कर सकता है, फोर्स मोशन को चेंज कर सकता है, पोजीशन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। इसके अलावा जो हम फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स दो टाइप से भी लिख सकते हैं हम, दो और टाइप से। वो कैसे, एक तो हम लिख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। बैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट, ये कब होता है बैलेंस्ड फोर्स, मान लीजिए कोई बॉडी है और किसी बॉडी पे मोर देन वन फोर्स लग रहा है, एक से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे एक साथ लग रहे हैं, तो उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका हम बोलेंगे कि बैलेंस है या एलिमेंट्स है। अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट अगर जीरो है, रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है,
इस पे एक फोर्स यहाँ से लग रहा है और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, और दोनों जो फोर्सेस हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मान लीजिए मैं इसको भी 5 न्यूटन बोल दूं और इसको भी 5 न्यूटन फोर्स में बोल दूं, तो ये 5 न्यूटन से इधर जा रहा है, ये 5 न्यूटन से इधर, जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ रिजल्टेंट है वो कितना है 0। तो इस केस में जो फोर्सेस हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, और उसके अलावा जो दूसरी टाइप से फोर्स होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ये दो फोर्स लग रहे हैं और ये जो दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है, ये 5 न्यूटन के बजाय मान लीजिए मैं इसको 3 न्यूटन कंसीडर कर लूं, तो इस बार मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट हमारे पास 0 नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहां से क्लियरली आपने देखा भी होगा, जब फोर्स बैलेंस्ड था तो नेट एफ इसके पास 0 था, तो इसमें कोई मोशन नहीं होता है, और जब ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है तो इसके अंदर क्या होता है, मोशन हो जाता है। इसका मतलब ये यहाँ से ये होता है कि जो मोशन हमारे पास होता है डेली लाइफ में, जो मोशन हम देखते हैं, उस मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स कौन सा फोर्स होता है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स कैन कॉज द मोशन इन ए बॉडी। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी बॉडी के अंदर जो मोशन होता है वो नहीं ला सकता। कौन ला सकता है, ओनली एंड ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, उसी के कारण मोशन आ सकता है। और अनबैलेंस के कारण कैसे आ सकता है यहाँ पे आप अच्छे से देख चुके हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये तो फोर्स के कुछ बेसिक्स थे जो हमें देखने जरूरी थे। जब हम फोर्स को डिफाइन करेंगे और जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे, उससे पहले हमें एक टर्म और डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बारे में अच्छे से हमें पता करना पड़ेगा, और वो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मतलब लाइन के अंदर है, और ये जो लीनियर मोमेंटम है इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक वेक्टर होता है तो इसके ऊपर हम साइन भी लगा देते हैं ये। और ये क्या इसके बराबर होता है, ये m × v के बराबर होता है, जहां पे m क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। तो लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, या कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी मास की वेलोसिटी का जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अब ये जो लीनियर मोमेंटम है P, इसके अगर मैं यूनिट देखूं यहां से, देखिए ऐसा यूनिट क्या होगी लीनियर मोमेंटम की, ऐसा यूनिट m है मास को आप लिख सकते हो किलोग्राम से, v है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को आप लिखते हो मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट हुई वही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या आई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ओके, यहां से अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको पता है जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जितनी भी टर्म्स हैं उनको फंडामेंटल में लिखते हैं। तो मास है तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास का कैपिटल m होता है। फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को तो किससे लिखते हैं, लेंथ है l से लिखेंगे, और सेकेंड टाइम है कैपिटल T से लिखेंगे, पर सेकेंड है तो -1 हो जाएगा। यह जगह m1 l1 t -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द लीनियर मोमेंटम। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए लीनियर मोमेंटम जो है उसमें हम 2-3 तरह से इसको समझ सकते हैं, और ये भी किसी मोशन को अच्छे से बता सकता है कि किसका मोशन कैसे कितना होने वाला है। देखिए मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज है, मैं यहां से पहले ये मान लूं कि जैसे P जो है आपके पास m भी आया, मैं मैग्नीट्यूड की टर्म में ले लेता हूं। अगर मास सेम है, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, हम देखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप करने वाले हो, ये वेलोसिटी है, इधर मैं P देखूंगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा तो डायरेक्टली है, तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ पे जो मास है वो है आपके पास कांस्टेंट। यानी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है, तो मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। एक केस ये है। दूसरा केस हम ये मान सकते हैं, अगर मान लीजिए वेलोसिटी सेम है, इफ v इज सेम, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी सेम है तो हम देखेंगे कि मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मास के होता है। वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो उस दौरान ये जो ग्राफ आप बनाओगे कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, P इधर क्या हो जाएगा m,
लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी, लेकिन इस दौरान क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसके अंदर कि आपके पास एक कार है और एक ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे आपसे पास, आउट ऑफ कार एंड ट्रक विच हैज द मोर लीनियर मोमेंटम, आउट ऑफ कार एंड ट्रक विच हैज द मोर लीनियर मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा कार में से और ट्रक में से। तो अब बताइए, तो एक बार मैं कंसिडर कर लेता हूं, कार को पीसी से लिख दूं, ठीक है, पीसी इज इक्वल टू एमसी एंड वी बोल रहा दोनों के लिए सेम है, और ट्रक के लिखूंगा तो पीटी इज इक्वल टू एम टी और इनटू क्या हुआ वी, वेलोसिटी दोनों की सेम है, रेशियो निकाल लो दोनों का, पीसी डिवाइड बाई पीटी इज इक्वल टू एमसी बाई वी एंड एमटी बाई वी कैंसिल वी, क्या आया एमसी बाई वी टी, अब एमसी बाई एमटी। अब आपको पता है कार में से और ट्रक में से मास किसका ज्यादा है, एज मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, इसका मतलब हुआ हेंस एमसी बाई एमटी इज लेस देन 1, एमसी बाई एमटी क्या आएगा, लेस देन 1। और अगर ये लेस देन 1 है तो क्या लिख सकता हूं मैं, पीसी बाई पीटी लेस देन 1 आया, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पीसी इज लेस देन पीटी। इसका मतलब जिसका मास, ट्रक का मास ज्यादा था तो ट्रक का मोमेंटम भी ज्यादा, यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, रिलेशन से ही एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा है, और जिसका मास कम है उसका मोमेंटम भी कम है, और इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। और तीसरा केस हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, केस नंबर 3 कुछ ऐसे लिख सकते हैं, केस नंबर 3 को हम चौक लेके आता हूं दूसरा में, केस नंबर जो 3 है आपका थर्ड केस, ये हमारा केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 था, केस नंबर 3 में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर P कांस्टेंट हो, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो मोमेंटम है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू वी किसके बराबर बना रहेगा, m इंटू वी क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, और m इंटू वी कांस्टेंट बनेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास कम है, जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास क्या है, कम, और जिसका मास ज्यादा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, बोलता दोनों का मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम क्या बना दिया, कांस्टेंट, मोमेंटम दोनों का सेम है। और एक इसी का एग्जांपल ले लो, कार और ट्रक में से बोलते हैं पीसी और पीटी दोनों सेम है, पीसी और पीटी दोनों सेम है, आपसे पूछा जाए वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट याद देखिए, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो कार में से ट्रक में से मैं देखता हूं तो कार का जो मास है वो कम है और ट्रक का मास क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ट्रक का मास ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि ट्रक की वेलोसिटी क्या है, कम। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ कार। ओके, तो ये लीनियर मोमेंटम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे हम लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा, इसके बेस के ऊपर हम जो न्यूटन के लॉ हैं वो ड्राइव करेंगे। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें जरूरत पड़ने वाली थी हमें लीनियर मोमेंटम की, इसलिए हमने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का जिक्र किया है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।